हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवम कुर्मी। हम लेकर आए हैं परीक्षा अध्ययन सेट 1 हिंदी मीडियम। जी हाँ, सेट 1 का सॉल्यूशन। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर से 6 से लेकर 18 तक के अथवा के भी प्रश्न आपको जो हैं इसके फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट करा दिए गए हैं, जिसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, तो चालू करते हैं प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न आपको स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। तो चालू करते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है, आप देखिए कि प्रश्न 19 प्रश्न कह रहा है कि एक ओ वृत्त का ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इस ओ से 12 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है क्यू। कौन सा बिंदु है? क्यू। प्रश्न है ये कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर, इस वृत्त का ओ केंद्र के एक वृत्त पर एक बिंदु है पी और ओपी त्रिज्या हो गई जितनी दी है, ये ओपी दी है, मान लो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ओ से क्यू की तक की दूरी दी है आपको 12 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। तथा ये जो स्पर्श रेखा इस क्यू बिंदु से बिंदु पी को टच करती हुई एक स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई आपको निकालनी है, मतलब से पी क्यू आपको फाइंड करना है। तो देखते हैं दोस्तों। देखिए, केंद्र से जब भी यहाँ पर से कोई भी लंब डाला जाए या त्रिज्या से परिधि पर कोई रेखा मिलाई जाए तो ये 90 डिग्री कहलाता है। कितना कहलाता है? 90 डिग्री कहलाता है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने की ये भुजा जो है वो क्या कहलाएगी? यहाँ पर से ये कर्ण कहलाएगी। तो त्रिभुज, ये त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, अच्छे से देखिएगा। ओ पी क्यू त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण मतलब ये देखो, ये 90 अंश है, इसके सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी। तो क्या हो जाएगा? ये ओ क्यू का स्क्वायर। आधार की बात करें तो ये पी क्यू है, तो ये पी क्यू का स्क्वायर और लंब ये हो गया, तो ये हो गया आपका ओ पी का होल स्क्वायर। तो ओ क्यू की वैल्यू आपको गिवन है 12 का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, तो ये हो गया पी क्यू का स्क्वायर। और ओ पी, देखिए ओ पी का मान भी आपको प्रश्न में जो है दिया है। तो 12 का हो गया 144, सॉरी 144, पी क्यू का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब हमें पी क्यू चाहिए, तो ये प्लस का जो 25 है वो लेफ्ट में हैंड में आ जाएगा। तो 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर। 144 से 25 आप यदि घटाते हैं तो देखो 4 में से 5 जाएगा नहीं, 4 में से 4 की 14, 14 में से 5 का बच्चा 9, ये होगा 1, ये 119 पी क्यू का होल स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर इस तरफ लाएंगे तो ये करनी लग जाएगी, तो 119 बराबर पी क्यू। तो पी क्यू का मान जो आएगा वो आएगा 119, करनी 119। और चूंकि ये साइड सेंटीमीटर में थी तो ये वाली साइड भी जो है सेंटीमीटर में ही लिखी जाएगी। तो ये आपका आंसर से पाइथागोरस प्रमेय जो है आपको लगाना था। इसी के अथवा की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 19 का अथवा। प्रश्न क्या कह रहा है? अच्छे से ध्यान दीजिएगा। प्रश्न जो है आपको स्क्रीन में मिल जाएगा, तो आप स्क्रीन से पढ़ सकते हैं। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, प्रश्न में सबसे पहले तो एक आकृति अर्थात से एक फिगर बना है, जैसे कि हम फिगर यहां बना दें। ये इस तरीके से एक फिगर है, नाम है आर पी और क्यू, और इसमें आपको मान भी दिया हुआ है। ये तो केंद्र बिंदु ओ है, ये मान दिया है 24 सेंटीमीटर और ये दिया है आपको 7 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो एरिया है आपको निकालना है, ये जो शेडेड एरिया है, ये जो छायांकित भाग है, ये आपको निकालना है। ठीक, तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या दिया है। दिया है, जो दिया है उसको लिखते हैं पहले। क्या दिया है? आर पी या पी आर, ये वाला भुजा 7 सेंटीमीटर, और ये क्यू पी दिया है 24 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए, इस पूरे से निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जो व्यास है ये त्रिभुज, ये जो वृत्त दिख रहा है, इस वृत्त का व्यास निकालना पड़ेगा। तो व्यास का वृत्त कैसे आएगा? एक बात और बता दें कि किसी भी यहां पर अर्धवृत्त से, ये क्या है? अर्धवृत्त है। जो व्यास होता है वो वृत्त को 2 भागों में बांटता है। तो अर्धवृत्त से यदि आप कहीं पर भी, यदि आप ये देखो इस तरीके से
कहीं पर भी आप यदि कोण बनाते हैं तो ये जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। तो इसी तरीके से देखो अर्धवृत्त PR के द्वारा ये जो कोण बनेगा ये वाला, ये 90 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। तो 90 के सामने की ये वाली भुजा कर्ण कहला जाएगी। तो त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज RPQ में, RPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे? पाइथागोरस से। हमें त्रिज्या चाहिए है ना दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण देखिए, कर्ण तो है नहीं है, ये 90 अंश के सामने कर्ण है, तो ये इसका मान क्या है? QR, QR का स्क्वायर। आधार कौन सा है दोस्तों? ये आधार दिख रहा है आपको, RP, RP का स्क्वायर प्लस ये लंब हो गया, कितना है? QP का स्क्वायर। तो मान रख दो, आपको दिया है RP भी दिया है, देखो ये RP दिया है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये भी दिया है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और 24 का हो गया 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ते हैं 9 6 15, 7 4 12, एक सेकेंड, 7 और 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर QR स्क्वायर। अब हमें QR चाहिए है, केवल R स्क्वायर नहीं चाहिए है। तो ये जो स्क्वायर है सामने जाके क्या हो जाएगा? करनी लग जाएगी। तो ये हो गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 625 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों? 25 का। ये 25 तक के वर्गमूल आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। और ये सेंटीमीटर भी जो है सेंटीमीटर से बाहर निकल गया। तो QR जो आ गया वो आ गया 25 सेंटीमीटर। ये QR की बात कर रहे हैं ना। ये पूरी लंबाई कितनी आ गई आपकी? 25 सेंटीमीटर। लेकिन अपन को त्रिज्या चाहिए, ये तो व्यास है। क्या है ये व्यास है। तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास बट्टे 2, मतलब 25/2 सेंटीमीटर। अब एक गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि हमें जब ये एरिया नहीं चाहिए है ना, ये साइडेड एरिया, ये छायांकित भाग, तो ये अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम घटा दें तो ये वाला एरिया निकल आएगा। तो निकालते हैं हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब से पाई R स्क्वायर बट्टे 2। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर बट्टे 2। मान रखते हैं ये तो 1/2, पाई का मान हो गया 22/7 और R का मान हो गया 25/2 गुणित 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि R स्क्वायर और R का मान कितना है हमारा? 25/2। तो पावर 2 है, तो क्या लग जाएगा? 25/2 गुणित 25/2। अब यहां पर यदि कोई संख्या कटती है तो उसको काटना है, और अगर नहीं कटती है तो सीधे हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो एक बार ये कट गया, 2 11 22, तो ये हो गया 11 गुणित 25 गुणित 25 625 बटे 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका 11 गुणित 625, 11 गुणित 625 बटे 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी आप चाहो गुणा कर लो, है ना। तो देखो पूरा गुणा कर ले, यहाँ पर फिर से लिख लो 11 गुणित 625 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 11 5 55, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, 22 5 27, 5 के 2, 11 6 66 और 2 68, 6875 28 सेंटीमीटर। ये इसको नाम दे दिया समीकरण 1। अभी तो सिर्फ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला। अब हमें क्या चाहिए है? वृत्त, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? समकोण, क्योंकि एक कोण 90 अंश का है। तो त्रिभुज QRP, QRP का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार हो गया आपका RP और ऊंचाई हो गई आपकी QP। तो 1/2 गुणित 7 गुणित 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से काट दो, 2 12 24, तो 12 सत्ते 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 और 1 12 सत्ते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चाहो तो नाम दे दो समीकरण 2। तो आपका क्या आ गया? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल। और हमें ये वाला एरिया चाहिए है, मतलब आधे वृत्त के क्षेत्रफल से
त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो आ जाएगा छायांकित भाग बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला है 6875 बट्टे 28 माइनस 84। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। तो कैलकुलेशन क्या है? एलसीएम है ना, परिमेय संख्या आ गई, एलसीएम आ गया 28, तो यो तो हो गया 6875 माइनस 28 गुणित 84। तो 28 गुणित 84 गुणा करते हैं 2352। 2352। अब इसको घटा दो, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 3 गए 5 और 6 में से 2 गए 4। तो 4523 बट्टे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा आपका क्षेत्रफल। आप चाहो तो उसको चेक कर लेते गुणा करके। दोस्तों सॉरी, ये जो अथवा था ये प्रश्न 20 का अथवा हो गया। हमने किया था प्रश्न 19 और ये हो गया प्रश्न 20 का अथवा। तो अब हम इसके बाद देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 19 का अथवा। प्रश्न नंबर 19 का अथवा है दोस्तों, कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, उनमें बड़े वृत्त की जो जीवा है और जो छोटे वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो वो जो है उसको समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित। सबसे पहला शब्द है सकेंद्रीय। सकेंद्रीय का मतलब होता है जैसे कि ओ एक केंद्र बिंदु है एक वृत्त का, ठीक है, और एक वृत्त है। जब हम दूसरा वृत्त खींचेंगे तो उसके लिए भी ये जो ओ है केंद्र बिंदु का ही काम करेंगे, त्रिज्या बढ़ जाएगी। इसी तरीके से देखो ये, तो ये कहलाते हैं सकेंद्रीय वृत्त। कहने का मतलब ये है ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक होते हैं, यानी कि जिनका केंद्र बिंदु एक होता है, सेंटर पॉइंट एक होता है, वो कहलाता है सकेंद्रीय वृत्त। तो यही प्रश्न है आपका, स्क्रीन में आप प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 19 का अथवा क्या कह रहा है? सकेंद्रीय वृत्त, है ना। तो प्रश्न हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19 का। दो सकेंद्रीय वृत्त, तो पहले तो दो सकेंद्रीय वृत्त बना लें। एक वृत्त ये हो गया और दूसरा वृत्त ये हो गया, और ये हो गया इसका केंद्र बिंदु ओ। कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, तो इस बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, जिसको हमने मान लिया पी, और जीवा हो गई ए बी। क्लियर है ना। इस बड़े वृत्त की एक जीवा, जीवा किसे कहते हैं? परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। ये इसका नाम हो गया C1 और इसका नाम हो गया C2। बड़े वृत्त का नाम हमने दे दिया सर्कल 1 और दूसरे का नाम दे दिया सर्कल 2 या वृत्त 2। स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, मतलब यहां पर जहां पर टच कर रही है वो दो भागों में बढ़ जाता है। ये आपको प्रूव करना है। तो देखते हैं, दिया है ओ वृत्त के केंद्र हैं तथा C1 बड़ा वृत्त और C2 छोटा वृत्त है, इतना अपन को दिया है, तथा AB बड़े वृत्त C1 की जीवा है। क्या है? जीवा है। क्लियर है। यहां पर से ये जो है वो जीवा है किसकी? बड़े वृत्त की। अब ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कि ये जो AP का मान है वो BP के मान के बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है, ये प्रूव करना है। अब रचना, एक्स्ट्रा पद जो होता है वो रचना कहलाता है। हमने OP रेखाखंड खींचा। कौन सा? OP रेखाखंड खींचा। अब जैसे OP हमने खींचा तो OP जो है लंब है किस पर? AB पर। OP लंब है किस पर? AB पर। तो ये 90 और ये 90 डिग्री का हो गया। और उपपत्ति में ध्यान दीजिएगा, आपको यही जो सिद्ध करना है उपपत्ति। OP लंब है AB, तो प्रमेय से, किससे? प्रमेय से। प्रमेय से हमने पढ़ा था, एक प्रमेय पढ़ा था, ध्यान रखिएगा आप, छोटी क्लास में 9th क्लास में पढ़ा देखा होगा कि केंद्र से यदि कोई जीवा है, ठीक है, कोई भी यदि जीवा हो वृत्त पर, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जो इस पर लंब डाला जाएगा वो उस जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है, मतलब से समद्विभाजित कर देता है। तो OP लंब है AB पर, जो OP है वो AB पर लंब है, अतः AP
बराबर PB, ये सिद्ध हुआ। आपको बस इतनी बताना था, ठीक, कि ये बराबर है या नहीं है। तो हमने बता दिया, या हमने O से P पर लंब डाला तो हमने बताया कि प्रमेय के द्वारा, जो पहले से ही सिद्ध है प्रमेय, क्या बताया कि AP जो है PB के बराबर है। यही हुआ क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 का अथवा हमने देख लिया था अभी, गलती से जो है 19 के अथवा में हो गया था। प्रश्न नंबर 20 है, एक छतरी है, उस छतरी में 8 ताने हैं। कितने? 8। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात करें, ये कोई छतरी है, छतरी गोलाकार ही होती है, इसमें 8 ताने हैं। कितने? 8। ये हो गए 4, कितने हो गए? 6, और ये हो गए 8। एक यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो ये कितने हो गए? 8। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 8 ताने हैं उस पूरे छतरी को 8 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, है ना। किसमें? 8 बराबर भागों में। तो हमें इन 2 तानों के बीच का क्षेत्र जो है निकालना है। तो देखते हैं कि प्रश्न में दिया क्या है। दिया है त्रिज्या, त्रिज्या दी है, उस ताने की लंबाई कितनी दी है? 45 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 45 सेंटीमीटर। तो अब गौर करिएगा कि ये जो है एक पूरा वृत्त है, उसको 8 भागों में विभाजित किया गया है। इसका मतलब ये है कि वृत्त को 8 बराबर बराबर भाग हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालते हैं पहले। तो 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²/8। कभी भी यदि इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और जितने भागों में उसको बांटा गया है दोस्तों, उतने का भाग दे देना है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे 8, तो पाई तो 1/8 गुणित पाई बराबर 22/7, और r का मान है 45 गुणित 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो कटने वाला है नहीं है। यहाँ पर से कोई संख्या यदि आपको दिख रही हो कटते तो काट दो। जैसे कि 2 से 2 चौके 8 और 2 11 22, 2 11 22, तो ये हो गया 11 गुणित 45 45। तो इसका वर्ग हो गया आपका 45 का 25 से 5 20 20 25 बट्टे 7 चौके 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गुणा करते हैं, 11 25 55, 11 दूनी 22 22 और 5 27, ठीक है, और 11 शून्य शून्य तो 27 पूरा लग गया, 11 दूनी 22, 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो चित्र है, तो यहाँ पर यदि हम 2 तानों के बीच के क्षेत्रफल की बात करें तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा इसका सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपए है तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपए है। तो 1 संतरे और 1 सेब का मूल्य निकालना है। तो हम आपको अच्छे से क्लियर बता दें कि जो निकालने के लिए बोला जाता है उसको आपको सबसे पहले मान लेना है। क्या कर लेना है? मान लेना है। तो मानना क्या है? जो पूछता है, जो लास्ट में दिया रहता है कि आप ये निकालें, उसको मानना है। कहता है 1 संतरा और 1 सेब की कीमत जो है आप निकालें। तो मानते हैं हम, माना 1 संतरे का मूल्य x है तथा 1 सेब का मूल्य y रुपए है, y रुपए है। तो प्रथम शर्त अनुसार 2 शर्त हैं दोस्तों। प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है? शुरू में जो खरीद रहा है वो क्या कह रहा है? 5 संतरे 3 सेब, 5 संतरे 3 सेब का मूल्य 38 रुपए है। मतलब जितने संतरे हैं उसके साथ अपन ने उसके रेट का गुणा कर दिया। तो 5 संतरे 3 सेब का मूल्य 38 रुपए है। इसको नाम दे दिया समीकरण 1। अब ये हो गया द्वितीय शर्त अनुसार। दूसरी शर्त क्या है? तो दूसरी शर्त भी है इसमें। तो 2 संतरे 4 सेब, 2 संतरे 4 सेब, 4 सेब का मूल्य जो है 28 रुपए है। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। देखो ये क्लियर है। अब यहां पर देखो 28 रुपए है ना, 38 नहीं है दोस्तों, यहां पर से 35 है, 35 रुपए। 5 संतरे 3 सेब का मूल्य 35 रुपए और 2 संतरे 4 सेब का मूल्य 28 रुपया है।
तो ए दोनों समीकरण को आप गौर से देखिएगा, ये जो समीकरण है वो बन रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। मतलब ये क्या है, द्विघात, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्या है, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास दो विधियां होती हैं, या तो आप विलोपन विधि से हल कर लें या फिर प्रतिस्थापन से हल कर लें। आपको जो भी विधि इजी लगे आप उस विधि से हल कर सकते हैं। तो हम यहां पर देखिए हल कर रहे हैं यहां पर से प्रतिस्थापन से। तो समीकरण 2 से x का मान निकाल लेंगे y के पद में। तो 2x बराबर 28 माइनस 4y, ये प्लस का 4y राइट हैंड में माइनस हो गया, तो x बराबर 28 माइनस 4y बट्टे 2। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 28 माइनस 4y बट्टे 2। अब इसको नाम दे दिया समीकरण 3। तो समीकरण 3 से, किससे, समीकरण 3 से x का मान, किसका, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या कर रहे हैं, अच्छे से देखिएगा। हमने समीकरण नंबर 2 से x का मान y के पद में निकाला और इस x के मान को समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो 5x की जगह कितना रखना है, 28 माइनस 4y बट्टे 2, ये x की जगह रख दिया। ठीक है, प्लस 3y बराबर 35। एलसीएम आया आपका 2, तो ये हो गया 5 गुणित 28 माइनस 4y, 3 दूनी 6y बराबर 35। अब गुणा कर दो पूरा, 8 पंचे 40, इस 5 का इन दोनों के साथ, 8 पंचे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, माइनस 5 के 20y प्लस 6y बराबर, इसका भी त्रिया गुणा कर दो 2 के साथ, तो 35 दूनी 70, तो माइनस 20y और प्लस का 6y, तो बचा माइनस का 14y, घट गया, ये हो गया 70 माइनस 140। तो इस तरफ ये जो 140 था प्लस का, तो राइट हैंड में गया तो माइनस हो गया, जब ये घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 70। तो y बराबर हो गया माइनस 70 बट्टे माइनस का 14, तो 14 पंचे 70। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मित्रों, 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब y की वैल्यू जैसी आ गई तो हम समीकरण 3 में यदि रखते हैं, तो क्या है, x बराबर 28 माइनस 4y बट्टे 2। तो जैसे हम यहाँ y का मान रखेंगे तो x का मान हमारा आ जाएगा। तो समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर पूरा लिख लो 28 माइनस 4y बट्टे 2। तो x बराबर 28 माइनस 4 गुणित 5 बट्टे 2। तो x बराबर 28 माइनस 5 के 20, 20 बट्टे 2। 28 में से 20 गए तो कितना बचा, 8 बट्टे 2, तो 2 से ये कट गया, 2 चौके 8, तो x बराबर 4। तो हमारा आंसर ये नहीं है, आपको आंसर में ये नहीं लिखना, क्या लिखना है, एक संतरे का मूल्य कितना है, 4 रुपए। एक संतरे का मूल्य 4 रुपए तथा सेब का मूल्य 5 रुपए। क्यों, क्योंकि हमने सेब के मूल्य को y माना था और संतरे के मूल्य को x माना था। देखते हैं दोस्तों हम इसके बाद का, अर्थात इसके अथवा का प्रश्न। दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का अथवा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, प्रश्न जो है आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। कह रहा है, आफताब जो है अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, है ना, क्या कह रहा है, अब से तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु से 7 गुना था। क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब वर्तमान आयु से 7 साल पहले की बात हो रही है। मान लीजिए, समझ लीजिए कि जैसे कि अभी हमारी एज जो है 15 साल है, तो 7 साल पहले कितनी रही होगी, 15 माइनस 7, और 7 साल बाद कितनी होगी, 15 धन 7। मतलब जितने आगे पीछे यदि वो पूछता है तो उतना आपको जोड़ या घटा देना है। ठीक है, तो आफताब जो है अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले उसकी एज, किसकी, आफताब की एज, उसकी पुत्री की एज से 7 गुनी थी। कितनी थी, 7 गुनी थी। प्रश्न को अच्छे से समझा करो और फिर आप सेंटेंस बनाएंगे। तथा 3 वर्ष बाद, यदि वो वर्तमान से 3 साल बाद की बात करे, किसके, 3 साल बाद की बात करे,
तो वह केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए गणितीय व्यंजक आप बनाइए। तो देखते हैं हम। तो सबसे पहले तो उसने क्या, सबसे हमने आपको बताया था जो चीज आपको फाइंड करनी है, जो चीज आपको निकालनी है, उसको आपको मान लेना है। तो आफताब के वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितनी है? x वर्ष। तथा पुत्री की हो जाएगी, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। कितनी है? y वर्ष है। तो प्रश्नानुसार पहली शर्त है ये, पहली प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार या प्रश्न शर्तानुसार कह सकते हैं। ठीक है, 7 साल पूर्व की बात हो रही है। तो आफताब की 7 साल पहले कितनी रही होगी? x - 7। और उसकी पुत्री की 7 साल पहले कितनी रही होगी? y - 7। अभी आपको बताया ना कि वर्तमान आयु से यदि पहले की बात होती है तो हम घटाकर लिखते हैं। तो आफताब की 7 साल पहले x - 7 और उसकी पुत्री की y - 7। प्रश्न क्या कह रहा था कि आफताब बोलता है पुत्री से कि मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। हो गई 7 गुनी, 7 का गुणा हो गया। तो करते हैं x - 7, 7y - 49। इस 7 के दोनों के साथ गुणा कर दिया। x - 7y, ये प्लस का इस तरफ आ गया, -7 + 49 बराबर 0। पूरे के पूरे पद एक साइड हो गए। तो x - 7y प्लस, तो ये बचा 42, प्लस का 42 बराबर 0। समीकरण 1, समीकरण 1। -7 + 49 घट जाएगा तो 49 में से 7 जाएगा तो प्लस का 42। दूसरी शर्त अनुसार, तो यहां भी फिर से चाहो तो लिख सकते हो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कह रहा है 3 साल बाद, तो 3 साल बाद आफताब की आयु कितनी होगी? x + 3। और उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी? y + 3। ठीक है, तो उसकी 3 गुनी रह जाएगी, पुत्री की आयु से 3 गुनी रह जाएगी। ठीक, एक थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है क्योंकि यहीं पर आप लोग गलत करते हैं कि किस में हम 3 का गुणा कर दें। तो नॉर्मल सी बात है कि आफताब जो है उसका पिता है, अतः आफताब की आयु हमेशा पुत्री की आयु से ज्यादा होगी। तो पुत्री की आयु में ही आपको गुणा करना है। अब गुणा करते हैं, देखो तो x + 3 बराबर 3y, इस 3 का दोनों के साथ, 3 × 3 = 9। तो ये हो गया x - 3y प्लस का 3 माइनस का 9 बराबर 0, है ना। तो ये हो जाएगा x - 3y, ये हो गया -6 बराबर 0। ये हो गए आपके गणितीय रूप। अब इस प्रश्न में जो है बोला तो नहीं है उसने कि आप उसकी वर्तमान आयु निकालें, तो आप इन दोनों को यदि बोला होता तो विलोपन या प्रतिस्थापन में से हल करके आप उनकी आयु भी निकाल सकते थे। अब वो कह रहा है ग्राफ खींचिए। तो पहला समीकरण जो हमारा बना है वो क्या है? x - 7y प्लस 42 बराबर 0। कितना है? x - 7y प्लस 42 बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण बना। तो इससे ग्राफ बनाने के लिए हमें x के अलग अलग मान रखेंगे तो y के अलग अलग मान आएंगे। तो देखते हैं, सिंगल एक साइड x बस बनाना है। तो x बराबर, देखिए ध्यान से देखिएगा, x बराबर, ये माइनस का इस तरफ गए तो प्लस का 7y, और ये जो प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का 42, माइनस का 42। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं दोस्तों? चलो ठीक है, देखते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो यहां पर मान रखनी है, क्या रखनी है? मान। आप y का क्या मान रखें कि x का मान पॉजिटिव आए, x का मान पॉजिटिव आए। देखो हमारा यहां जो समीकरण क्या बना था, x - 7 और 7 × y - 7, 7y - 49, ये इस तरफ आया तो माइनस का, और ये इस तरीके से सॉल्व करें। तो देखते हैं, अब जब हम टेबल बनाते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 ही मान निकालना है, x और y। इस लाइट के कारण आपको दिखता नहीं है दोस्तों, हमें खुद नहीं समझ में आता है कि कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना है। तो देखो x और y, तो हमारे समीकरण में देखो y का मान रखेंगे। तो y का मान यदि हम 7 रखें, y का मान 7 रखें, तो देखो करके देख लो। वैसे तो 7 × 7 - 42, तो 7 × 7 = 49 माइनस 42, तो बच्चा 7। 49 में से 42 जाएगा तो 7। तो y का मान जब हमने 7 रखा यहाँ पर, तो 7 × 7 = 49 माइनस 42, तो x का मान भी 7 आ गया। ठीक,
अगर अब हम y का मान 8 रखें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 गुणित 8 माइनस 42, तो 7 अट्ठे 56, 56 माइनस 42, तो ये बचेगा आपका 14। कितना बचेगा 14। तो ये दो तो हो गए आपके। अब दूसरा समीकरण कौन सा है दोस्तों? आपका दूसरा समीकरण है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 3y धन 6, 3y धन 6। तो यहां से आप मान निकाल सकते हैं अलग अलग। देखिएगा x और y का मान यदि हम 1 रखें, यदि y का मान 1 रखें, हम रखते बता रहे हैं, तो जैसे हम 1 रखें तो 3 गुणित 1 धन 6, तो 3 एकम 3 धन 6 तो बराबर 9, तो x का मान आ जाएगा 9। ठीक, लेकिन यदि हम y का मान 2 रखें, y का मान 2 रखें तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 गुणित 6, सॉरी हाँ 3 गुणित 6 धन 6। यदि हम y का मान 2 रखें तो 3 दूनी 6 धन 6 बराबर 12। कितना? 12। क्लियर है ना? यदि 2 रखेंगे तो 6 एक, यदि हम 2 रख रहे हैं यहां पर तो 3 दूनी 6, यहां पर 2 रखना है, 3 दूनी 6, 6 और 6 12। तो इस तरीके से ये जो मान है आ गए। अब आपको ग्राफ खींचने के लिए बोल रहा है तो आप ग्राफ खींच सकते हैं आराम से। तो थोड़ा सा मान जो है बड़ा बड़ा 2 के अंतर में लीजिएगा और ग्राफ पेपर में आप ग्राफ खींच के देखिएगा। प्रश्न 22 मित्रों स्क्रीन के सामने कि एक नहर है, नहर से जो पानी है बह रहा है, उस नहर की आपको गहराई दी हुई है, उस नहर की आपको चौड़ाई दी हुई है और पानी की जो है रफ्तार दी हुई है कि वो किस स्पीड से किस चाल से बह रहा है। तो आपको उस बहते हुए पानी को बताना है कि वो कितने क्षेत्रफल को कवर करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम जो दिया है वो लिखते हैं। तो दिया है ना, दिया है चौड़ाई, नहर की चौड़ाई दी है 6 मीटर, उसके बाद गहराई दी है 1.5 मीटर और चाल दी है नहर की, चाल दी है कितनी? 10 किलोमीटर पर आवर्स। पर आवर्स मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है। तो यह है 30 मिनट में कितनी चलेगी दोस्तों? आप सीधा लिख सकते हैं 30 मिनट में। 30 मिनट में देखो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती, तो 30 मिनट मतलब आधा घंटा। तो आधे घंटे में कितनी चलेगी? 5 किलोमीटर। तो हमें मीटर में नहीं चाहिए है, तो हमें किस में चाहिए? किलोमीटर में नहीं चाहिए, मीटर में। तो ये हो जाएगी 5 गुणित 1000 मीटर। क्यों हो जाएगी? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। क्योंकि पूरी राशि मीटर में है तो ये भी मीटर में हमें चाहिए है। तो हमने इस किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर लिया। तो इसको हम लंबाई मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि पानी तो ऐसा बह रहा है ना, ऐसा बह रहा है। जो इसकी स्पीड है, तो कितना बह रहा है आधा घंटे में? जितना भी बहेगा उसकी लंबाई जो है वो क्या कहलाएगी? उसकी लंबाई। तो 5000 मीटर। तो कुल आयतन कितना हो जाएगा? मतलब से उस नहर में कितना पानी जो है आधे घंटे में बह रहा है, मतलब कितना पानी उसमें आधे घंटे बाद निकलेगा, है ना, उस पर से जो है सिंचाई के लिए उपयोग होगा। तो आयतन हो जाएगा दोस्तों, आयतन V बराबर LBH। सीधी सी बात है, ये जो नहर है वो घनाभ के शेप की है। क्यों? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है सबकी सब अलग अलग है। ये इस तरीके से है। तो उसकी ऊंचाई भी आपको गिवन है, चौड़ाई भी आपको गिवन है और ये लंबाई भी आपको पता चल गई जिस हिसाब से वो बह रहा है। तो कितना बह रहा है? 5000। गहराई उस नहर की दी है 1.5, 1.5 और चौड़ाई जो है उसकी दी है 6 मीटर, है ना। तो इस तरीके से सब कुछ अपन को दिया है। तो LBH आयतन का सूत्र होता है, तो L मतलब 5000 गुणित B मतलब 6 गुणित H मतलब से 1.5। ठीक, तो 1.5 को अपन क्या लिख सकते हैं? 10। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो 6 पंचे 30, डबल शून्य गुणित 15। देखो 6 पंचे 30 और ये 2 शून्य, एक और शून्य लगेगा दोस्तों। 6 पंचे 30 और 2 शून्य और लग गए और ये
15 15 थी 45 और ये 1 2 3 0 मीटर क्यूब। आयतन हमेशा मीटर क्यूब में होता है। अब ये तो आ गया आपका आयतन की उस नहर के द्वारा आधे घंटे में कितना पानी जो है निकल रहा है, हर आधे घंटे में इतना पानी उस नहर से निकल रहा है। अब वो कह रहा है कि x कितने क्षेत्रफल को कवर करेगा। तो हम अब इसको जो महत्वपूर्ण काम है हमारा हम वो करते हैं, अब इसको हम मान लेते हैं कि माना यह है 30 मिनट में, अब माना यह 30 मिनट में x वर्ग मीटर क्षेत्रफल कवर करेगा। तो क्या हो जाएगा 30 मिनट में जो है x वर्ग मीटर कवर करेगा, कितना x वर्ग मीटर, और उसकी जो गहराई है, एक चीज होती है इसकी गहराई, जिस गहराई के क्षेत्रफल को उसको कवर करना है तो वो हो जाएगा x to 0.8 बराबर आयतन। तो x बराबर 0.8 बराबर नहीं इनटू आयतन कितना आया 45,000। तो x बराबर हो जाएगा 45,000 बटे 0.8। तो ये हो गया x बराबर, इसको लिख लो, ये दशमलव का ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 45,000 गुणे 10 बटे 8। तो ये हो गया आपका 45,000 और एक शून्य और बढ़ गया बटे 8। क्लियर है दोस्तों। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो काटिए, कट जाए तो ये पूरा का पूरा यदि आपसे कटता है, कितना 45,000 था तो 4,50,000 हो गया, कितना हो गया 4,50,000, 4,50,000। अरे दोस्तों सॉरी एक गलती हो गई, ये 0.08 था, 0.08 था, तो यहाँ पर डबल जीरो लग जाएंगे बस, और कुछ नहीं है। दशमलव का एक और दशमलव के बाद दो संख्या थी तो दो शून्य लग गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये ठीक। अब ये जो है तो दोस्तों देखो, अब ये जो संख्या आई है इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा अपना 56,25,00 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। कहीं कहीं आंसर जो है हेक्टेयर में भी दिया होता है, तो आपको हेक्टेयर में जो है नहीं बताना है, आपको मीटर स्क्वायर में ही रहने देना है, उससे कोई दिक्कत नहीं।